हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा संविधान, उसकी प्रस्तावना, उसकी उद्देशिका देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले बात करते हैं, हम लोगों ने लास्ट की क्लास में संविधान सभा देखा था। संविधान सभा में 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को 2 बैठकें हुई थी। उसके जस्ट बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव से जो उनका उद्देश्य प्रस्ताव था, उसी को इस प्रस्तावना के रूप में 26 नवंबर 1949 में शामिल किया गया और उसे स्वीकृति मिली। ठीक है, ये जो संविधान है वो उस टाइम पे, चूंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, वहाँ पे उस टाइम पे हमारे देश में हुए स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सिविल ओबीडियंस हमारा मूवमेंट था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था, ठीक है, बहुत सारी महिलाओं, किसान, मजदूरों, सबका जो संघर्ष था, सबका जो स्ट्रगल था, ठीक है, उन सब के बाद हमें फाइनली हमारा देश आज़ाद मिलने वाला था और हमें ऐसा कानून मिल रहा था जिसका निर्माण हम खुद कर रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही, इसके मूल्य और आदर्श बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसमें बहुत सारे फीचर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, इसको लिया गया था यूएसएसआर, रशिया से लिया था, रूस से लिया गया था। वहीं जो राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय रूस से और राजनीतिक न्याय को अमेरिका से लिया था। और स्वतंत्रता और ये बंधुता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का जो अधिकार है, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो हमने लिया था, ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिया था। इस तरह से ये जो संविधान को जिस तरह से तैयार किया गया था, ये बहुत ही इसमें बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही वो भावनाएं उनकी बहुत ज़्यादा उमड़ रही थी। ठीक है, ये तो हमारे देश के आज़ाद होने की बात है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। क्लियर। उसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण, जब संविधान का निर्माण हम देख रहे हैं, तो आज हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना कैसी है और क्या है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं हम कि क्या है ये, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ एक एक शब्द इस पूरे संविधान को, जो संविधान एक हमारा पूरा जो किताब है, ठीक है, उसको संक्षेप रूप है। इसमें जो भी आपको पॉइंट मिले हैं, जो भी पॉइंट, एक एक वर्ड जो इसका दिया हुआ है, वो सब समझने के लायक है। ठीक है, समझना है हमें उसे। क्लियर। इसका जो एक एक वर्ड है, एक एक शब्द है, उसको पूरे संविधान को वो सारगर्भित करता है, उसको समराइज करता है, उसको संक्षिप्त करता है। क्लियर। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके, स्टार्ट करते हैं हम संविधान की प्रस्तावना को। तो इसमें क्या लिखा है, हम भारत के लोग मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग मतलब कि ये जो संविधान है वो हमसे मिलकर बना हुआ है, हमारे द्वारा बनाया गया है। यहाँ की जो शासन, यहाँ का नीति निर्माण, यहाँ का विधि निर्माण, वो किसके द्वारा किया गया, हमारे द्वारा, हम जनता के द्वारा। कौन है जनता? उस टाइम पे, मतलब अभी जो हमारे स्वतंत्र नागरिक हैं,
ठीक है। उस टाइम पे जो स्वतंत्रता के प्राप्त, जो स्वतंत्रता के बाद जो नागरिक हैं उनके द्वारा, हम भारत के लोग, ठीक है, ये किसी शासक, किसी राजा रजवाड़े, ठीक है, या किसी ब्रिटिश शासक के द्वारा दिया हुआ नहीं था, ये हम भारत के लोगों के द्वारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, और हम ही अपना कानून बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत को एक कैसा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम अपने डिसीजंस खुद ही लेंगे, जैसे मैंने आपको हर जितनी भी क्लास हुई है उसमें आपको क्लियर किया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए तो इसके जो भी डिसीजंस होंगे हम किसी के प्रेशर में आके या किसी और देश के अंडर में आके नहीं देंगे। ये वर्ड उस टाइम पे जो सॉवरेनिटी वाली जो बात है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसी टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम ब्रिटिश ब्रिटिश थे वो हम पे मतलब हम उसके गुलाम थे, ठीक है। तो उस टाइम पे अपना डिसीजन खुद लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है। हमें कोई भी अपना डिसीजन लेने के लिए हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, उस टाइम पे कोई भी राइट्स हमारे पास नहीं थे। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप लोगों को क्लियर हुआ। इसके बाद बात होती है समाजवादी की, सोशलिस्ट, ठीक है। समाजवादी मतलब कि हम पूरे समाज के लिए, मतलब हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस जो भी कार्य होगा, जो भी काम होगा, चाहे शासन से रिलेटेड हो, चाहे अधिकार हो, वो क्या होगा, पूरे समाज के लिए होगा। जैसे कि आज के एग्जांपल देख सकते हो कि वो किसी एक धर्म या जाति की वजह से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो कहीं तालाब बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि बस यही व्यक्ति यूज करेंगे, कोई और यूज नहीं करेगा, उसको पूरे समाज के लिए वो यूज होगा, ठीक है। तालाब है, नल है, कुआं है, आज के डेट में इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे है, ठीक है। आप उसमें कोई निश्चित है क्या कि बस इतने ही व्यक्ति जा सकते, इतने व्यक्ति नहीं जा सकते? जितने भी लोग हैं भारत के, हर किसी को अधिकार प्राप्त है कि वो भारतीय रेलवे में सफर कर सकता है। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे मनरेगा में काम करने के लिए जो मजदूरों की ज़रूरत होती है, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई वो नहीं है कि इतने लोग इसमें काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो सभी समाज के लिए है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जो भारत है, हम भारत के लोग किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे। धर्म को नहीं मानेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म की वो नहीं करेंगे, मतलब कि जैसे कि पाकिस्तान है तो वहाँ सिर्फ मुस्लिम है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, कि वहाँ मुस्लिम के जो जितने भी धर्म हैं उसको ही माना जाएगा, उसको किया जाएगा। लेकिन हमारे भारत में धर्म, किसी भी धर्म को मानने के लिए, ठीक है, किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ जितने लोग हैं, भारत के जितने भी निवासी हैं, उनको अपने अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं सब अपना धर्म मान सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो धर्म नहीं मानते, नास्तिक होते हैं, ठीक है, तो उनको भी मानने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये है कि भारत जो है किसी धर्म को, धर्म विशेष को नहीं मानता है, लेकिन वो साथ ही साथ जितने भी धर्म हैं, ठीक है, उनकी क्या करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी जब सामाजिक अशांति होती है, मतलब किसी धर्म की वजह से किसी की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, ठीक है, हिंसा भड़क रही है, उस टाइम पे ये बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, अब ऐसा नहीं कि हमारे धर्म में माना जा रहा है तो नहीं, इस पे शासन जो है, इस पे जो संविधान है वो रोक लगाता है कि अगर सती प्रथा हो रहा है तो हम उस पे रोक लगाएंगे। नरबलि प्रथा, कि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारा धर्म है तो उस पे कोई वो नहीं कर सकता, ठीक है, उस पे भी रोक लगाया जा सकता है। क्लियर? वैसे ही और भी बहुत सारी जो बुरी प्रथाएं हैं उस पे समय समय पे जो शासन है, जो संविधान है, वो रोक लगा सकता है। तो आपको क्लियर हुआ पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, कि भारत किसी धर्म को नहीं मानेगा, ठीक है, किसी धर्म विशेष के प्रति उसका विशेष झुकाव नहीं रहेगा, वो सभी धर्मों को समान वो दिया रहेगा, स्थायित्व, मतलब उसको एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? उसके बाद क्या बोलता है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है? लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि यहाँ का जो भी कार्य होगा वो क्या होगा, जनता के द्वारा होगा, ठीक है। मतलब कि चाहे शासन हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसमें जितने भी निर्णय होंगे,
जितने भी निर्णय होंगे हमारे यहाँ नीति निर्माण हो, उसमें क्या हो जनता की भागीदारी आवश्यक होगी, सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद होती है बात गणराज्य की। गणराज्य का मतलब है कि जो यहाँ का सर्वोच्च प्रमुख है, जैसे कि राष्ट्रपति, ठीक है। तो सर्व प्रमुख कौन है? अभी राष्ट्रपति हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं वो क्या होंगे? वो जनता के द्वारा चुने गए होंगे, वो वंशानुगत नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि ब्रिटेन है, जापान है, वहाँ क्या है, राजा हैं, उन लोग ही क्या होते हैं, उनके वंशावली ही क्या बनते हैं, वहाँ के सर्वोच्च शासन प्रमुख बनते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इसीलिए जो ब्रिटेन है वो भारत से बिल्कुल अंतर है, ठीक है। वहाँ अंतर है, जो वहाँ का सर्वोच्च शासन प्रमुख है वो क्या होता है, राजानुगत होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो राजा का बेटा, उसका बेटा ही क्या बनेगा, शासन का प्रमुख होगा। लेकिन आप देख पाते हैं कि हमारे भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होता है, जो जनता द्वारा है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। इसके बाद बात होती है कि जो ब्रिटेन है, ठीक है, जैसे कि हम पता है जो शासन का प्रमुख होता है वो प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत में भी जो राष्ट्रपति है उसको ही प्रथम नागरिक की गिनती दी जाती है, ठीक है। और बाकी सब नागरिकों को भी उसके समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन नहीं, जैसे कि ब्रिटेन है, नेपाल है, वहाँ जो शासन का प्रमुख होता है, जैसे राजा है, उन लोग का अधिकार उन लोग से कुछ विशेष होते हैं। तो ये अंतर होता है। क्लियर? ये है गणराज्य की बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ के समस्त नागरिकों को कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। तो न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब है कि आपको अपना अधिकार मिलना ही चाहिए, आपके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका न्याय। सामाजिक मतलब समाज में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, लिंग जाति भेद के आधार पर कोई भी किसी से अन्याय नहीं होगा। आर्थिक न्याय, ठीक है, अमीरी गरीबी के हिसाब से कोई किसी को वो नहीं करेगा। राजनीतिक न्याय, अगर आप क्या बोलते हैं, आर्थिक न्याय में एक चीज़ और कंसिडर कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहेगा, वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उसको भी आर्थिक न्याय मिला हुआ है। क्लियर? ठीक है, वो भी अपनी मेहनत करके वो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। राजनीतिक न्याय, हर किसी को अधिकार है कि वो राजनीति में आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो ये राजनीतिक न्याय। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो कैसी स्वतंत्रता? विचार, आप कैसे भी विचार रख सकते हैं, आपको आपके विचारों के लिए कोई वो नहीं कर सकता, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं जैसे प्रेस, मीडिया, रिपोर्टर, जिसमें भी जितने लोग बैठते हैं वो लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। सबके अपने अपने मत होते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, ठीक है। तो वो क्या होता है, अभिव्यक्त करना। विश्वास, किसी भी धर्म को मानने की, और धर्म और उपासना, आप उसकी पूजा कर सकते हैं, जो भी आपकी उपासना है आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो ये है स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब क्या होता था, कुछ विशेष लोगों को ही बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। जैसे कि जो राजा हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, उन लोगों को ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। उस टाइम पे छुआछूत, अस्पृश्यता, ठीक है, जो अस्पृश्यता की भावना है, और बहुत सारे आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करते थे, ठीक है। तो उसी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता हम लोगों ने प्राप्त कराने की बात की। तो अवसर और प्रतिष्ठा की समता हेतु हर एक व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए जो भी उसको संभव हो सके वो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आज आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपको न्यायाधीश बनना है, ठीक है, न्यायाधीश बनना है, आपको जज बनना है, तो उसके लिए LLB रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उस LLB को प्राप्त करने के लिए भी आपको अवसर की समता दी जाएगी कि हाँ आप उसको पढ़ाई करें। अगर आप वो अर्हता मतलब वो आप एलिजिबिलिटी अगर मिल जाती है आपको, तो आप क्या हैं, आप जज के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, और आप उसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक एग्जाम्पल है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब क्या हुआ, अब हमने इतनी सारी बातें तो की कि स्वतंत्रता मिलना चाहिए, समानता मिलना चाहिए। इसके बाद ऐसा ना हो जाए कि व्यक्ति सिर्फ अपने ही सोच के लिए सीमित हो जाए, कि
वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है, बाकी सामने वाले नागरिक को ठेस पहुंचे हमको उससे क्या, ऐसा नहीं। व्यक्ति की गरिमा बनी हुई हो, साथ में राष्ट्र की एकता और अखंडता, आपस में भाईचारा की भावना को लेते हुए इसमें ये बात कही गई कि राष्ट्र सर्वोपरि की बात तो नहीं कही कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, आप अपने बारे में छोड़ दो, लेकिन दोनों को सिमिलैरिटी साथ में लेकर चलने वाली बात कही गई कि आप अपनी गरिमा को देखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि हम अपने बारे में सोच के सामने वाले के अधिकारों का हनन करें, ठीक है। तो इस तरह से भाईचारा बनाते हुए अपनी गरिमा, भाईचारा, एकता, अखंडता दोनों को बनाते हुए लेकर चलना है, सिर्फ राष्ट्र को ही सर्वोपरि नहीं मानना है, ठीक है। तो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत मतलब होता है मान्यता देना, ठीक है। किसी चीज को आप मान्यता देंगे तभी तो आप उसको मतलब सब जगह वो हो पाएगा, क्लियर। अगर जब तक आप किसी चीज को मान्यता नहीं देंगे, जैसे कि आज हमारे एग्जाम्पल कि रामायण को मान्यता मिली है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंगीकृत मतलब क्या है, मान्यता मिलेगा आपको। अधिनियमित, उसको कानून द्वारा लागू करना, अधिनियमित करना बहुत जरूरी है। अगर कानून द्वारा अगर वो लागू ही नहीं हुआ तो वो कैसे लोग उसको मानेंगे और आत्मर्पित करते हैं, अपने आप को देते हैं, क्लियर। इस तरह से हमने पूरा, अब अगर आप इसको अब हम फिर से पढ़ के देखते हैं, अगर आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुए हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी और ये डेट, ठीक है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, क्लियर। ये आप लोगों का संविधान के उद्देश्य का, ठीक है, क्लियर हुआ। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों की बुक में। तो जैसा कि आप लोग पूछा गया कि संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों पर बात की गई है, तो आप इसमें बोल सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और क्या, न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये सब की बात संविधान में कही गई है, क्लियर। किसी देश के लिए कानून कौन बनाएगा और संविधान में दर्ज करना कैसे संभव है, तो हमारे देश के लिए हमारा कानून कौन बनाता है, संसद किससे मिलकर बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना हुआ है। और इसे कैसे कानून में जोड़ा जाता है, तो संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, संविधान में उसको एक विधेयक लाया जाता है, उसके माध्यम से उसको जोड़ा जाता है, क्लियर। और क्या क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस सीमा तक लोकतांत्रिक था। तो संविधान सभा आप देख पा रहे हैं कि उसमें आप लोगों ने देखा था कि कैसे वो लोकतांत्रिक था कि नहीं, तो हम इसे पूर्णतया लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 10% जो जनता थी, मतलब उसमें भागीदार के रूप में थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 लाख जनसंख्या के बीच में एक प्रतिनिधि चुना गया था। आज की डेट में जैसा होता है कि प्रत्यक्ष चुनाव, वैसा तो नहीं था, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा में संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएं। तो वही भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने सुझाव आमंत्रित किए, समितियों का निर्माण किया, सबका कार्य अलग अलग हुआ, ठीक है। इस तरह से संविधान सभा में बहुत सारे कदम थे, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में, तो क्लियर होगा आप लोगों को। संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये जो उद्देशिका है उसका इम्पोर्टेंस आप समझ ही सकते हैं कि ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, हमें क्या क्या देता है। ये हमें प्रभुत्व संपन्न बनाता है, समाजवादी का अधिकार, पंथ निरपेक्ष, हमें न्याय देता है, स्वतंत्रता देता है, समता देता है, बंधुता बढ़ाता है। अगर ये ना होते तो आज शायद हम इतने स्वतंत्र नहीं होते कि हम अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख पाते,
कहीं भी आने जाने का स्वतंत्रता होता। तो इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी उद्देश्य का। और उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन आपसे ये बोला गया है कि आपको संविधान के मूल सिद्धांतों में कौन सबसे महत्वपूर्ण लगा? तो आप सिद्धांत में जो भी आपको चाहे न्याय, स्वतंत्रता, समता या फिर जो भी इनमें से जो भी इम्पोर्टेंस अच्छा लगा हो, उसको आप बिल्कुल इसमें बोल सकते हैं। क्लियर? आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।